नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए रविवार को जर्मनी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए गजट अधिवेशन को मसौदे को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर, बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को भविष्य में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में 27 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका, खुफिया विभाग के निदेशक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप इस साल 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी 16 टीमों का स्वागत किया और बेंगलुरु में मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी फाइनल में मध्य प्रदेश पहली पारी में बढ़त लेने के करीब। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। नामांकन पत्र के पहले सेट पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं, जबकि अन्य सेटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। श्रीमती मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से बात की और उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन के लिए रविवार को जर्मनी के श्वालास एल्मू जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत के अलावा जर्मनी ने अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। Prime Minister will hold bilateral meetings and discussions with the leaders of the G7 as also the guest countries on the sidelines of the G7 summit. Prime Minister is also scheduled to have an interaction with the Indian diaspora at a community event during his stay in Germany for the G7 summit. विदेश सचिव ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद श्री मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे। Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE and the ruler of Abu Dhabi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है। भारत एनसीएपी यानी नई कारों का मूल्यांकन कार्यक्रम, जिसमें क्रैश टेस्ट में क्षमता प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि भारत एनसीएपी ग्राहक आधारित एक ऐसा मंच है जो सुरक्षा के नजरिए से लोगों को स्टार रेटिंग के आधार पर गाड़ियों का चयन करने में सहायता प्रदान करेगा। श्री गडकरी ने कहा कि एनसीएपी मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत दुनिया भर में मोटर वाहन के क्षेत्र में
पहले पायदान पर पहुंच सकता है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और हरित हाइड्रोजन के विकास और निर्माण में नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में श्री मांडविया ने कहा कि अकेले सरकार ही हरित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औद्योगिक, अकादमिक, सरकारी तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मांडविया ने कहा कि ऊर्जा हमारे देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और हरित हाइड्रोजन मिशन इसके लिए अनिवार्य है। उन्होंने सभी से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए सस्ती और सुलभ बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों ने 4 दिन बाद भी अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। शिवसेना के बागी विधायक 21 जून से गुवाहाटी के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में राज्य के शहरी मामलों के मंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ठहरे हुए हैं। श्री शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें और विधायकों का समर्थन मिल रहा है। शिवसेना के एक और विधायक दिलीप लांडे आज गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। इससे पहले पार्टी को वर्चुअल संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके लिए शिवसेना के संस्थापक और उनके पिता बाल ठाकरे की तस्वीर के बिना पोस्टर लगाना खतरे की घंटी की तरह है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राजनीतिक षड्यंत्र रचकर शिवसेना को बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास छोड़ने के बावजूद वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के प्रति वचनबद्ध हैं। हमारे गुवाहाटी संवाददाता ने बताया कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 विधायकों के साथ 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल से एकनाथ शिंदे को समर्थन देने वाले शिवसेना के 12 विधायकों को निलंबित करने की मांग की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र भाजपा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में बदलते घटनाक्रम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। राज्य भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उनके पास एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो उसे देखेंगे। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बैठक की तैयारी के लिए 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर 2021 में G20 के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह का अध्यक्ष बनेगा और वर्ष 2023 में G20 नेताओं की पहली शिखर बैठक का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से G20 शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में अपनी विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की अगली कड़ी का प्रसारण करेगा। इस कड़ी का शीर्षक है श्री अमरनाथ जी यात्रा, उत्साह और उमंग। इसमें 30 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के विभिन्न पहलुओं और विवरण के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। भारत ने भूकंप के कारण तबाही का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 2 विमानों के माध्यम से 27 टन आपातकालीन सहायता सामग्री भेजी है। बेघर हुए परिवारों के लिए टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल और चटाई आपातकालीन सहायता में शामिल हैं। ये राहत सामग्री काबुल में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के कार्यालय भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराना संबंध है। ऐसे में भारत इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ है।
इस बीच अफगानिस्तान में भूकंप के बाद अब मलबे से लोगों की तलाश समाप्त कर दी गई है। लगभग 10,000 मकान आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 1,100 और घायलों की संख्या 1,600 हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए रविवार को जर्मनी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर, बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को भविष्य में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में 27 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका खुफिया विभाग के निदेशक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप इस साल 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी 16 टीमों का स्वागत किया और बेंगलुरु में मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल में मध्य प्रदेश पहली पारी में बढ़त लेने के करीब। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश काडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री डेका वर्तमान में खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। शोध और विश्लेषण शाखा में सचिव सामंत गोयल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री अय्यर अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जो इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। ये उड़ान परीक्षण ओडिशा तट स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और संबंधित उद्योग को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि इस प्रणाली के रूप में एक ऐसे हथियार को शामिल किया गया है जो हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि इस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के विकास से भारतीय नौसेना की रक्षात्मक क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि इस परीक्षण ने भारतीय नौसेना के पोतों पर स्वदेशी हथियार प्रणाली के एकीकरण को साबित कर दिखाया है। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति संपदा में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस आयुष स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल पारंपरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाले आयुष स्वास्थ्य केंद्रों से आयुष उपचार लोगों तक निर्बाध पहुंचता रहेगा।
2015 से आयुष मंत्रालय की द्वारा ये केंद्र को आगे बढ़ाने का काम किया और आज आयुष वेलनेस सेंटर जो इंटीग्रेटेड जो सेंटर बने, आयुर्वेदा हो, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सारे सिस्टम को इस विषय पर जोड़ा गया है। आधुनिक प्रयुक्ति की इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड थेरापीज, इंटीग्रेटेड कंसल्टेशन के जरिए ये एक मोस्ट मॉडर्न सेंटर खड़ा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका पुनः प्रसारण रात के 8 बजे सुना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने ये याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शीर्ष न्यायालय के फैसले की सराहना की है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्लीन चिट देता है और गुजरात में गोधरा के बाद की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर देता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का कहना है कि याचिका में कोई दम नहीं है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जकिया जाफरी याचिका को खारिज किए जाने के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और वामपंथी दल पिछले 20 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा प्रचार करती रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ दिव्यांगजनों और उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 196 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल 17,336 नए मरीज सामने आए। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का आज बेंगलुरु में उद्घाटन किया। इसका आयोजन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि नवाचार क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए विकास के बारे में विश्वास और इच्छा बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष विज्ञान, सेमीकंडक्टर और फिनटेक क्षेत्रों में निजी उद्योगों के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के नए आर्थिक इकोसिस्टम में स्टार्टअप्स की भूमिका महत्वपूर्ण है और इससे भारत नवाचार क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन सकता है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव एस सोमनाथ ने कहा कि हाल के वर्षों में स्टार्टअप्स ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में जबरदस्त योगदान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक।
में हम महान राष्ट्रवादी इतिहासविद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में 24 जून 1863 को हुआ था। वे इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से विख्यात थे। वे उन पहले इतिहासकारों में माने जाते हैं जिन्होंने भारत के सैकड़ों गांवों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर हजारों ऐतिहासिक दस्तावेज एकत्र कर गौरवशाली मराठा इतिहास पर विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े महान शिक्षक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलनकर, शब्दकोशकार परशुराम तात्या गोडबोले और काव्य इतिहास संग्रहकार साने जैसे विद्वानों से गहरे प्रभावित थे। हालांकि वे भारत में लागू उच्च शिक्षा मॉडल के प्रबल आलोचक थे, जो उनके अनुसार मूल विचार और शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायक नहीं थी। राजवाड़े अंग्रेजों की नौकरी नहीं चाहते थे। ये उनके अनुसार सीधी गुलामी थी। उन्होंने विश्व की महानतम साहित्यिक कृतियों का मराठी में अनुवाद शुरू किया और एक मासिक पत्रिका भाषांतर निकालने लगे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने प्लूटो, अरस्तु और एडवर्ड गिब्बन जैसे पश्चिमी दार्शनिक और विद्वानों तथा शंकराचार्य जैसे भारतीय मनीषियों की कृतियों को मराठी में उपलब्ध कराया। राजवाड़े की प्रतिभा में एक शोधकर्ता, एक इतिहास व्याकरणविद, समाज विज्ञानी और शब्द उत्पत्ति शास्त्री की विलक्षणता का अद्भुत मिश्रण था। वे अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए मराठा इतिहास से प्रसन्न नहीं थे, जिसमें अधीन लोगों पर विजेता का दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। राजवाड़े एक निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का भ्रमण किया और प्राप्त निष्पक्ष जानकारी के आधार पर उन्होंने मराठांच्या इतिहासाची साधने यानी मराठाओं के इतिहास के स्रोत के 22 खंड प्रकाशित किए। उन्हें ज्ञानेश्वरी का प्राचीनतम भाष्य मिला और उन्होंने इसका आरंभिक व्याकरणीय स्वरूप सामने रखा। राजवाड़े ने जयराम पिंडे के राधा माधव विलास चंपू का संपादन किया, जिसका कर्नाटक के समकालीन इतिहास पर विशेष प्रभाव रहा है। ये थे नको निराशा थोड़ा पराभवानी पार्थास बोध केला ये थे समागवानी। 1910 में राजवाड़े ने पुणे में भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की और अपने सभी कार्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को इस मंडल के संरक्षण में रखा। मनीषी संत सरीखे विद्वान तथा अपनी सादगी, अथक परिश्रम और अनवरत भ्रमण के लिए विख्यात राजवाड़े का 31 दिसंबर 1921 को निधन हो गया। इस समर्पित राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार की ओर से नमन। आज हम शहीद रणजीत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जून 1924 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। रणजीत सिंह शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने 1942 में सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली और गांधी ब्रिगेड में एक सिपाही के रूप में काम करने लगे। 1944 में म्यांमार के अराकान में मित्र देशों की सेना से मुकाबला करते हुए उनका निधन हो गया। देश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम कमरुद्दीन खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने एक हमले के दौरान उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोहियों की मदद करने और उन्हें अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया। खान को 10 साल के लिए कालापानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में ही 24 जून 1859 को उनका निधन हो गया। देश के इस महान सपूत को हमारी श्रद्धांजलि।
और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। मेजबान भारत ग्रुप ए में अमेरिका के साथ शुरुआती मुकाबला खेलेगा। विश्व कप के मैच भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में खेले जाएंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी 16 टीमों का भारत में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन युवा महिलाओं को खेलों को अपनाने की प्रेरणा देगा। To all these teams, I welcome you all to our beautiful and vibrant nation. May you mesmerize the audience when you come to India. This is a special tournament for women's sport in our country, as we firmly believe this event will inspire more young women to make sports a gender-inclusive playing field. Looking forward to your visit and looking forward to welcoming you all. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। देश में युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसे हो और भारत अमृतकाल में युवाओं के माध्यम से क्या भूमिका निभाए, तो दूसरी ओर खेलों की दृष्टि से खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए, खेल की सुविधाएं कैसे बढ़े, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसे बढ़े और भारत दुनिया के पहले 10 देशों में खेलों की दृष्टि से नाम कैसे आए, भविष्य में मेडल कैसे ज्यादा जीते, उसके लिए टीम इंडिया के रूप में सभी राज्य इकट्ठे होकर अपने राज्य की भूमिका से बाहर आकर एक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार करें। भारत आगे बढ़ने का काम कैसे करे, उसके पर मंथन चिंतन यहाँ पर हो रहा है। निश्चित तौर पर इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश को अगले 10 साल तक खेलों की दृष्टि से और युवा कार्यक्रम की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ना है, उसकी एक रणनीति तैयार। बेंगलुरु में मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल में मध्य प्रदेश पहली पारी में बढ़त लेने के करीब पहुंच चुका है। मैच के तीसरे दिन मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे और अभी पहली पारी में मुंबई से 6 रन पीछे है। यश दुबे ने 133 और शुभम शर्मा ने 116 रन की शतकीय पारी खेली। इससे पहले मुंबई की टीम ने कल पहली पारी में 374 रन बनाए थे। मध्य प्रदेश की टीम 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है, वहीं मुंबई 41 बार की चैंपियन है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 462 अंक की बढ़त के साथ 52,728 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 142 अंक बढ़कर 15,699 हो गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात जाने माने चुनाव विश्लेषक और एक्सिस माई इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता का साक्षात्कार प्रस्तुत करेगा। ये भेंटवार्ता रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकेगी। लेह में आज 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई। यात्रा के पहले दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सिंधु नदी में डुबकी लगाई। ये यात्रा कोविड के कारण 2 वर्ष बाद हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने सिंधु दर्शन यात्रा का उद्घाटन किया। उन्होंने सिंधु घाट और बर्फ से ढके पहाड़ों के चित्र वाला 50 रुपए का स्मारक लिफाफा भी जारी किया। श्री माथुर ने कहा कि भारत में नदियों में आस्था रखने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने लोगों से यात्रा के दौरान सिंधु नदी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए रविवार को जर्मनी जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए गजट अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर, बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को भविष्य में कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ने भूकंप से प्रभावित अफगानिस्तान में 27 टन आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका, खुफिया विभाग के निदेशक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
प्रधानमंत्री रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और फीफा अंडर 17 विश्व कप इस साल 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।